नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कर्क लगन, कर्क राशि के लिए कैसा जाएगा जुलाई का महीना। दोस्तों, आपके रूलिंग प्लैनेट बन जाते हैं चंद्रदेव, और चंद्रदेव बहुत तरह से पीड़ित होते हैं। यानी कुंडली का मालिक ही अगर पीड़ित हो तो बाकी के राजयोग नहीं बनते। तो इसलिए आपको एक तो ये जानना ज़रूरी है कि आपका चंद्रमा पीड़ित है या नहीं है। जैसे कि अमावस दोष का है, या विष दोष का है शनि के साथ, या राहु के साथ ग्रहण दोष है। ऐसे अलग अलग तरीके के दोष बनते हैं। या पक्ष बल से कमज़ोर है, यानी शुक्ल पक्ष की जो पंचमी होती है, यानी जब भी सूर्य से चंद्रमा तीसरे घर में हो तो वहाँ से सूर्य चंद्रमा को बल प्राप्त होता है। या डिग्री वाइज मान लीजिए कि डिग्री वाइज 0 डिग्री के हैं, 2 डिग्री के हैं, 28 के हैं, 29 के हैं। तो आपको ये जानना ज़रूरी है। अगर किसी भी तरीके से चंद्रमा पीड़ित हैं तो आप किसी भी मंडे को मेरे चैनल का पहला वीडियो यानी मुहूर्त कैसे देखते हैं उसको देख के, और ओम सोम सोमाय नमः ये मंत्र 108 बार डेली कीजिए और कम से कम 3 महीने कीजिए। ये करने से आपका चंद्रमा हमेशा के लिए सिद्ध हो जाएगा, तो कुंडली के बाकी राजयोग भी एक्टिवेट हो जाएंगे। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चंद्रमा की कैसी स्थिति रहेगी। चंद्रमा 100 सवा 2 दिन में ही राशि परिवर्तन करते हैं। जब भी सामान्यतः चौथे घर में हो, 8वें में हो, 12वें में हो, वो दिन अच्छे नहीं माने जाते। इसमें आप चौथे का तो फिर भी छोड़ दीजिए, क्योंकि वो तो एक केंद्र का मालिक दूसरे केंद्र में है। लेकिन 8वें और 12वें के चंद्रमा को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। यानी 13, 14, 15 और 22, 23 डेट्स आप नोट कर लीजिए अपने कैलेंडर में, और इसका आप ध्यान रखिएगा। दूसरा, इस महीने आप ये भी देख रहे हैं कि जो ग्रह स्थितियाँ बन रही हैं उसमें आपका फोकस पॉइंट क्या रहने वाला है। उसके ऊपर मैं आऊँगा और हिंट भी दूंगा कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, क्या नहीं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट बन जाते हैं मंगल देव। और मंगल देव इस महीने आपके सेकंड हाउस में चल रहे हैं, और 28 तारीख को ये आ जाएंगे थर्ड हाउस में। यानी 28 तारीख के बाद चीज़ें बेटर होंगी। लेकिन इससे पहले मंगल और केतु, अब देखिए यहाँ 13 डिग्री के हैं और केतु हैं 27 डिग्री के। जैसे जैसे महीना आगे बीतेगा मंगल और केतु काफ़ी क्लोज हो जाएंगे, तो ये अंगारक दोष बन जाएगा। राहु की दृष्टि भी मंगल पे होगी, और ये घर है हमारी फैमिली का। तो परिवार में कोई भयंकर झगड़ा हो जाना, लड़ाई झगड़ा, अलगाव, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल और केतु दोनों ही अग्नि को बढ़ाते हैं, और ये घर भी सिंह राशि यानी अग्नि का ही है। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है, अपनी फैमिली में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, उसका ध्यान रखिएगा। बाकी मंगल 28 तारीख बाद कन्या में आ जाएंगे, वहाँ से स्थितियाँ आपके लिए बेटर हो जाएंगी। नई नौकरी लग सकती है, भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा, आपका साहस पराक्रम भी बड़ा रहेगा। उससे पहले अगर देखा जाए तो मंगल क्योंकि आपके लिए योग कारक हैं, तो उससे पहले पढ़ाई में आपका प्रदर्शन फिर भी ठीक रहेगा। लेकिन फिर भी जैसे केतु और राहु की वजह से ये अभी थोड़ी परेशानी में रहेंगे मंगल। तो आप पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स अपना फोकस अच्छा बना के रखें। मंगल क्योंकि आपके नौकरी स्थान के भी मालिक हैं, तो नौकरी में भी कुछ अगर चेंजेस हो रहे हैं तो आप उनको एक्सेप्ट करिए, झगड़ा वगैरह करके या वो सब ना करिएगा, तो उसका आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों, बात करते हैं आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट की मंगल के बाद, जो बन जाते हैं बृहस्पति देव। बृहस्पति देव इस महीना आपके 12th हाउस में चल रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि अगर आप विदेश में रहते हैं या विदेश जाना चाहते थे तो उसके योग आपके बन सकते हैं। क्योंकि ये सूर्य के साथ भी रहेंगे, तो कोई सरकारी काम आपके अटक रहे थे तो किसी मेंटोर, किसी की मदद से, किसी की सलाह से आपके वो काम विदेश संबंधित बन सकते हैं। इन जनरल देखा जाए तो गुरु का ये गोचर आपको आपकी प्रॉपर्टीज़ में चीज़ें बेटर करवाएगा। आपके अगर कोई भी ऐसा कह लीजिए कि अगर आपके साहस पराक्रम को भी ये बढ़ाएगा, कोई भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम थी उसको भी बेटर करेगा। तो ओवरऑल गुरु का गोचर आपके लिए ठीक है, भले ही ये 12वें घर में बैठे हैं। थोड़ा आपको ये परोपकारी बनाएंगे, अपना ज्ञान भी आप बांटेंगे, लोगों में शेयर करेंगे, और वो करना भी चाहिए क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। दोस्तों, बात करते हैं सूर्यदेव की। सूर्यदेव इस महीने स्टार्टिंग में तो 14 दिन तक रहेंगे आपके 12th हाउस में, और फिर आ जाएंगे आपके फर्स्ट हाउस में। अब क्योंकि ये धन के ही मालिक हैं सेकंड हाउस के, और 12वें घर में चल रहे हैं, तो शुरू के 2 हफ्ते थोड़ा खर्चा आपका बढ़ा हुआ रहेगा। वो कोई सरकारी भुगतान, कोई आपने टैक्स का कोई पेमेंट करनी थी या कोई सरकारी चालान था, तो कोई सरकारी भुगतान आपका 14 दिन में हो सकता है। लेकिन उसके बाद का जो पीरियड है, सूर्य पहले घर में आके बैठ जाएंगे, तो थोड़ा आपकी पर्सनैलिटी को निखारेंगे, आपका मान सम्मान भी ये बढ़ाएंगे। दोस्तों, बात करते हैं बुध देव की।
बुध देव आपके 12वें घर के मालिक हैं और तीसरे घर के मालिक हैं, यानी इस कुंडली में योग कारक नहीं होते। लेकिन बुध एक नैसर्गिक तौर पे योग कारक यानी शुभ प्लेनेट है। पहले घर में जब बुध बैठते हैं तो इंसान के अंदर कैलकुलेशंस करना, अकाउंटिंग, फाइनेंस, मैनेजमेंट, ये सारे कार्यों में इंसान बड़ा निपुण होता है। यानी हो सकता है आप पूरे साल की ही प्लानिंग करें कि मेरे को पैसा कितना मैं कमा रहा हूँ, कहाँ खर्च करना है, मेरा टारगेट क्या है। तो बुध ये सारी चीज़ें आपकी करते हुए दिखाई देंगे। 18 तारीख को ये रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, यानी 3 गुना और ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। बस थोड़ा आपको हेल्थ का ध्यान रखना है, और बुध ज़्यादातर एलर्जी की, स्किन की बीमारियां देते हैं, तो उसका आपको ध्यान रखना है। दोस्तों बात करते हैं शुक्रदेव की। अब शुक्रदेव जो हैं ये पूरा ही महीना तकरीबन 25 तारीख तक आपके चलायमान हैं अपने ही राशि में 11th हाउस में, जो कि इच्छा पूर्ति का होता है। और इसके बाद ये चले जाएंगे 12th हाउस में, यानी लास्ट के जो 6 दिन है 25 से लेकर 31 तक, तब आपके थोड़े खर्चे बढ़ेंगे। अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे तो उसका भी योग लास्ट के 1 हफ्ते में बनेगा। उससे पहले कोई आपकी विशेष इच्छा पूर्ति करवाएंगे। कई लोग जैसे लॉटरी, स्टॉक मार्केट, इन सब में इन्वेस्ट करते हैं, हालांकि करना नहीं चाहिए क्योंकि नुकसान भी हो सकता है। लेकिन शुक्र का ये गोचर आपको अच्छा फ़ायदा दिला सकता है। अगर आप स्टॉक्स लेना चाहते हैं तो ऑटोमोबाइल क्षेत्र के ले सकते हैं। कोई जो स्कूटर वगैरह हो गए, बाइक हो गए, कार्स हो गई, ट्रक हो गए, इन सब के आप शेयर ले सकते हैं। और राहु क्योंकि आपके अष्टम स्थान में बैठे हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिक वाले शेयर भी, यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल वाले शेयर्स भी ले सकते हैं, वो आपको अचानक फ़ायदा करवा सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं शनिदेव की। अब शनिदेव आपके आके बैठ गए हैं 9th हाउस में, और 13 तारीख को ये हो जाएंगे वक्री। अब क्योंकि ये आपके 7th और 8th हाउस के मालिक हैं, यानी इस कुंडली में योग कारक नहीं होते। लेकिन शनि जब भी 9th हाउस से गोचर करें या गुरु गोचर करें तो भाग्योदय करवाते हैं, यानी कुछ ना कुछ चीज़ें आपकी जो भाग्यवश अटकी हुई थी वो आगे बढ़ती हैं। सप्तम स्थान के मालिक होके 9th हाउस में बैठे हैं तो विवाह से भाग्योदय का भी योग बनता है। और क्योंकि ये आपके 8वें घर के भी मालिक हैं तो पिता की हेल्थ का थोड़ा ध्यान आपको अभी भी बना के रखना चाहिए। वैसे ये जब वक्री होंगे तो ये पिछले घर का भी रिजल्ट देंगे, और पिछला घर 8वां घर है, ये इनका कारक घर होता है। 8वां घर आयु का है और शनिदेव दुख के कारक हैं। तो अपनी हेल्थ को इग्नोर मत कीजिए, अपने पिता की, अपनी खुद की हेल्थ, अगर कुछ भी आपको हल्का फुल्का भी लगे तो अपना चेकअप वगैरह ज़रूर करवाते रहें। और शनि इस टाइम है भी अपने ही नक्षत्र में, तो ये इसलिए और भी पावरफुल है। दोस्तों बात करते हैं राहु केतु की। अब राहु आके बैठ गए हैं 8वें घर में और केतु है 2nd हाउस पे। केतु तो मंगल की वजह से वैसे ही मंगल को प्रताड़ित कर रहे हैं और मंगल को खराब कर रहे हैं। जब तक मंगल यहाँ से निकल नहीं जाते तब तक थोड़ा सा अपना संचित धन मत निकालिएगा। और राहु 8वें घर में हो तो इंसान को हिडन बीमारियाँ, फूड पॉइजनिंग, कोई जैसे अल्सर हो गया, या जैसे पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई, तो राहु ऐसी कोई गुप्त बीमारी भी दे सकते हैं। तो थोड़ा अपना खान पान का विशेष ध्यान रखें कि आप क्या खा रहे हैं, बाहर का खाना अवॉइड कर रहे हैं, अपनी जो दिनचर्या है किस समय सो रहे हैं। जैसे 8:30, 10:30 से पहले आप सो जाइए और 4:30 के बाद उठिए। तो ये जो पीरियड होता है 10:30 से 4:30 का, इसमें राहु की वेव्स बहुत स्ट्रांग होती हैं। तो इस टाइम पे जगे रहना, लेट नाइट सोना, बाहर का खाना खाना, फ्राइड फूड खाना, ये आपकी हेल्थ को ख़राब कर सकता है। बस एक ही अच्छी बात है कि राहु अभी गुरु के नक्षत्र में है जो आपके भाग्य के मालिक हैं, यानी कुछ ना कुछ अचानक भाग्य साथ देगा। अचानक से कुछ धन प्राप्ति हो गई तो सडन गेन आपको जरूर करा सकते हैं। और केतु तो सूर्य के नक्षत्र में चल रहे हैं, सूर्य आपके धन के मालिक हैं और शुरू के 2 हफ्ते खर्चे वाले घर में रहेंगे, तो इसलिए आपके थोड़े खर्च बढ़ सकते हैं। बस आपको ये विशेष ध्यान रखना है, अगर आपकी मंगल की महादशा में राहु का अंतर, उसमें केतु की प्रत्यांतर, या किसी भी ऑर्डर में ये हो रहे हों तो आपकी फैमिली में किसी की हेल्थ ख़राब हो सकती है, उसका आप ध्यान रखिएगा। ओवरऑल हेल्थ की बात की जाए, अब मैंने जैसे बताया, आप चंद्रमा की राशि या लगन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि ओवरऑल हेल्थ इनकी बहुत प्लस माइनस होती रहती है। इमोशनल भी बहुत हैं आप लोग, तो थोड़ा सा अपनी हेल्थ को आप अच्छे से रखें। और ओम सोम सोमाय नवा ये मंत्र ज़रूर स्टार्ट कर दें। अगर मैं फैमिली की बात करूं तो फैमिली सीन में आपको थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। हल्की फुल्की किसी को भी परेशानी है, प्रॉपर चेकअप और जांच ज़रूर कराएं। और अननेसेसरी फैमिली में झगड़ाबाजी ना करें। कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट भी हो सकता है जैसे भाइयों वगैरह के साथ, तो आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों बात करते हैं एजुकेशन की। स्टूडेंट्स के लिए मैं यही कहूँगा कि अपना फोकस बढ़ा के रखें। जब भी राहु की दृष्टि होती है 5th हाउस लॉर्ड के साथ तो इंसान डे ड्रीमिंग बहुत करता है, मैं ये कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा और मैं बहुत अच्छे नंबर ले लूँगा।
तो ये डे ड्रीमिंग ना करके आप मेहनत अपनी करते रहें तो अच्छा रहेगा। नौकरी में भी जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि आपके 10th हाउस के मालिक अभी अंगारक दोष में चल रहे हैं, तो बॉसेस वगैरह के साथ अच्छा बना के रखिए, अपने कोवर्कर्स और कलीग्स के साथ आपकी मान सम्मान को कोई ठेस ना पहुंचे, तो उसका आप ध्यान रखिएगा। जो लोग प्रेम संबंध में हैं अक्सर डेटिंग के लिए डेट्स की रिक्वेस्ट करते हैं, तो उनके लिए डेट्स बनेगी 6, 7, 8 और 20, 21। और ये डेट्स आपके लिए जितनी अच्छी हैं इतनी किसी भी राशि लगन के लिए नहीं है, क्योंकि ये डेट्स तब होंगी जब चंद्रमा पंचम स्थान यानी जहाँ से हम प्रेम देखते हैं वहाँ से बैठ के शुक्र को देखेंगे, या 11th हाउस में जहाँ से दोनों ग्रह पंचम स्थान को देखेंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छी डेट्स रहेंगी। आप डेटिंग में जा सकते हैं, प्रेमी को प्रपोज करने की प्लानिंग कर रहे थे तो वो भी कर सकते हैं। अगर मैं मैरिज की बात करूं तो मैरिज के लिए शुक्र शुभ ग्रह है, अपने ही घर में बैठा है, अच्छी बात है, प्रेम विवाह का योग बना रहा है। गुरु अभी 12th हाउस में है, तो ये थोड़ा सा आपको भी वेट करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैरिज की वजह से भाग्योदय का योग बन रहा है। स्पेशली अगर आपकी शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा उसमें शुक्र आ रहे हों या कुछ ऐसी स्थिति बन रही हो, और ये सारे काम कुंडली विश्लेषण करा के मुहूर्त देख के करने होते हैं, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। अगर मैं स्पाउस की बात करूं तो उनकी ट्रैवलिंग रहेगी इस पीरियड, उनकी हेल्थ ख़राब हो सकती है, तो उनकी हेल्थ पे आपको विशेष ध्यान रखना है शुरू के 25 दिनों के लिए। अगर मैं फाइनेंसिस की बात करूं तो ओवरऑल फाइनेंसिस आपको अपना संचित धन नहीं निकालना, एकदम से किसी ने बोल दिया यहाँ पे ये कोई नया हाईवे निकल रहा है या कुछ और आपने वहाँ पैसे लगा दिए, ये नहीं करना। मंगल भूमि के भी कारक होते हैं, जब शुक्र इच्छा पूर्ति के घर अपने घर में बैठे हैं तो इंसान कोई नया अपार्टमेंट खरीदने की तरफ भी आगे बढ़ता है, लेकिन फिर भी अपने संचित धन को निकालना, प्रॉपर पेपर वर्क को देखना वो करेगा तभी अच्छा रहेगा। ओवरऑल गेंस के लिए पीरियड अच्छा है, कोई विशेष इच्छा पूर्ति आपकी हो सकती है, कोई अपार्टमेंट आप बुक करा सकते हो, नए अपार्टमेंट की आपको चाबी मिल सकती है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। उपाय के तौर पे जैसे मैंने बताया ओम सोम सोमाय नमः, उसके अलावा आप ओम नमः शिवाय कर सकते हैं, डेली कर लीजिए 108 बार, या एटलीस्ट मंडे सैटरडे कर लीजिए, शिवलिंग पे जल चढ़ा दीजिए। और इसके अलावा आप मंगल देव के लिए हनुमान चालीसा कर सकते हैं, और बृहस्पति देव के लिए वैसे तो राम रक्षा स्तोत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या ओम विष्णुवे नमः, या ओम गुरुवे नमः, इनमें से कोई भी मंत्र कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि राहु अभी 8वें घर में है और गुरु 12वें घर में है, तो आप विष्णु सहस्त्र नाम अगर डेली नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हर थर्सडे कीजिए, तो आपको राहु की नेगेटिविटी काफ़ी कम हो जाएगी और गुरु की आपको पॉजिटिविटी का फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, ये रहा कैसा जाएगा कर्क लगन राशि के लिए जुलाई का महीना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए। आपके लाइक करने से ये वीडियो और लोगों में भी यूट्यूब फैला देता है अपने इनसाइट्स के थ्रू। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल पे आपको एस्ट्रोलॉजी सीखने के 100 से ज़्यादा वीडियो मिल जाएंगे, फेमस पर्सनैलिटीज़ के भी वीडियोज़ हैं, और महीना कैसे जाएगा वो तो मैं बनाता ही रहता हूँ। चलिए, आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार।